तब सब ठीक ठाक, गुड। एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री के 5वें चैप्टर में राज्य, राजा, प्राचीन और उनके प्राचीन गणराज्य के बारे में हम लोग समझेंगे और उनके कीवर्ड्स के साथ हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो पहल का पॉइंट है शासक। तो जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज के लोकतांत्रिक गणराज्य में हम लोग वोट दे करके, चुनाव करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो जा करके सरकार बनाते हैं और हम लोगों पर शासन करते हैं। लेकिन यही बात क्या 3000 साल पहले लागू होती थी शासकों या फिर राजा को चुनने के लिए? नहीं। उस समय कुछ जनपदों के कुछ लोग यज्ञों का आयोजन करके अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि करके अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते थे, घोषित कर देते थे। और उन यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता था कि राजा के लोगों की देख रेख में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से खुला छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा चाहे जिस दिशा में जाए या फिर जिस ओर जाए उसे जाने दिया जाता था। अगर वो किसी दूसरे राज्य में चला जाता था तो वहां का शासक अगर उस घोड़े को रोक लेता था तो उस शासक को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना होता था। अगर उसने घोड़ा नहीं रोका और घोड़े को जाने दिया जाए तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उस राजा से शक्तिशाली माना जाता था और उसे यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता था। और वो राजा यज्ञ में शामिल खाली हाथ नहीं जाता था, अपने साथ साथ बहुमूल्य वस्तुएं और उपहारों को लेकर के जाता था। और जब तक यज्ञ समाप्त न हो तब तक उसको यज्ञ में शामिल होना पड़ता था। और अगला हमारा कीवर्ड होगा जनपद। जनपद क्या है? तो जनपद मतलब लोगों के बसने की जगह, जहां पर लोग बसते थे, इकट्ठा होते थे, यानी समुदाय या फिर बस्ती, वैसे जगह को जनपद कहा जाता था जहां पर लोग बसते थे, बसने की जगह। पुरातत्वों की खुदाई में पुरातत्वविदों को दिल्ली के पास पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा जैसे जनपद खुदाई में हमें मिले हैं। और वहां से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा उस समय के लोगों की हमें जीवन शैली के बारे में पता चलती थी। तो उन लोगों का प्रमुख कार्य क्या था? तो उन लोगों का प्रमुख कार्य था पशुपालन, जैसे कि मवेशी और जानवरों को पालते थे, पोसते थे। और उनकी जीविका का मुख्य आधार कृषि था। वे गेहूं, चावल, धान, जौ, तिल, सरसों जैसी बहुत सी फसलें उगा कर अपना जीवन को निर्वाह करते थे। और उस समय के प्राप्त बर्तनों से, बर्तन के साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि वो लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। कुछ मिट्टी के बर्तन लाल रंग के प्राप्त हुए हैं, जिनको कुछ धूसर पात्र कहते हैं। और ये लाल मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी की होती थी, जैसे कि कुछ सरल आकृतियों में और कुछ ज्यामितीय आकृतियों में इनकी चित्रकारी की होती। हमारा कीवर्ड है महाजनपद। आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद आगे चल करके शक्तिशाली, मजबूत या फिर बड़े और विशाल हो गए। इन महाजनपदों की राजधानियां बनने लगी और इन्होंने यहाँ पर रहने वाले शासकों ने इन राजधानियों की लकड़ी, ईंट, पत्थर से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, विशाल और भव्य दीवारों का निर्माण करके राजधानियों की, महाजनपदों की किलाबंदी करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी राजधानी या फिर उनके महाजनपद की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। और ये किलाबंदी न सिर्फ सुरक्षा के लिए थी, बल्कि वे अपने पड़ोसियों या फिर अपने शत्रुओं में अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे तथा अपनी समृद्धि का सूचक इस चीज को मानते थे। और इस जाहिर सी बात है कि सरकार या फिर राजा जब भी कुछ करेगा तो वो अपने कमा करके या अपने कमीनी से वो नहीं करेगा, अपने जेब से पैसा नहीं लगाएगा और इसका बोझ वो आम जनता पर डालेगा। तब कर का इन्होंने, शासकों ने अपनी जनताओं पर, आम लोगों पर कर वसूलना शुरू कर दिया। तो अगला कीवर्ड है कर। कर किस लिए? तो किला का निर्माण के लिए, किलाबंदी के लिए,
और इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं रखना शुरू कर दिया। तो सेनाओं के रखने का खर्च प्लस में उनका वेतन के लिए इन्होंने आम लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि कृषकों पर इन्होंने कर लगाया। इन कृषक जो फसल का उत्पादन करते थे उसका कुछ हिस्सा तय किया गया कर के रूप में लेने का। कारीगरों पर भी कर लगाया गया। कारीगरों को महीने में एक दिन के लिए राजा के लिए मेहनत करना होता था, मजदूरी करना होता था। पशुपालकों पर कर लगाया गया। पशुपालकों के पास जानवर या फिर मवेशी होते थे तो उनसे प्राप्त उत्पादों पर कर लगाया गया। व्यापारियों पर कर लगाया गया। उनके खरीद बिक्री से जो मुनाफा होता था उस पर कर। और आखेटक या फिर वन संग्राहक लोग जो जंगलों से लकड़ी या फिर जानवरों का शिकार या फिर जानवरों को पकड़ कर लाते थे उन पर भी कर लगाया गया। उनसे वो उत्पाद में से कर के रूप में लिया जाने लगा। इसी समय कृषि में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उसमें से दो बड़े बदलावों के बारे में इसमें बताया गया है। पहला बदलाव है लकड़ी के हल में अब लोहे का फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस लोहे के फाल के कारण कठोर या फिर सख्त मिट्टी की जुताई आसानी से होने लगी तथा बड़े क्षेत्रों में कृषि जुताई आसान हो गई, जिससे कि फसल पर उत्पादन में वृद्धि हो गया। और दूसरा पॉइंट है धान का रोपण। इस समय के लोगों ने धान का रोपण करना सीख गया या फिर जान गए उसके बारे में, और उन्होंने धान के फसलों का रोपण शुरू कर दिया, जिससे कि ज्यादातर पौधे स्वस्थ और सुरक्षित जीवित बचने लगे, जिससे कि फसलों का पैदावार बढ़ गया, उत्पादन बढ़। चैप्टर में दो महाजनपदों के बारे में चर्चा किया गया है। पहला है मगध और दूसरा है वज्जी संघ। तो मगध मगध जनपद लगभग 200 सालों में आगे चल करके कुछ ज्यादा ही मजबूत और शक्तिशाली महाजनपद बन करके उभरा। और इसके एक भाग में गंगा और सोन का मैदानी इलाका पड़ता था, जो कि इसके कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण था। और दूसरे भाग में एक बहुत बड़ा जंगल था, जिससे कि किलाबंदी के लिए लकड़ियां और जंगलों से हाथियों को पकड़ करके इन्होंने उसको प्रशिक्षित करके हाथियों का इस्तेमाल सेना में करना शुरू कर दिया। और मगध साम्राज्य में लौह अयस्क की खदानें मिलती हैं, और इन लौह अयस्कों का इस्तेमाल उन्होंने हथियार और औजारों को बनाना शुरू कर दिया। ये हथियार और औजार बहुत ही मजबूत और खतरनाक थे। और इनके शासकों में बिंबिसार, अजात शत्रु जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए। और महापद्म तो बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध शासक हुआ, जो भारत के बहुत बड़े इलाके में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और मगध की राजधानी, पहले इसकी राजधानी राजगृह थे, जो आज का राजगीर है। और इसके बाद आगे चल करके बाद में पाटलिपुत्रा राजधानी बनी, जो कि आधुनिक पटना नाम है। और दूसरा महाजनपद है वज्जी या फिर वज्जी संघ। इसकी राजधानी है वैशाली, और यह मगध का पड़ोसी था, मगध के पड़ोस में स्थित था। इसकी शासन व्यवस्था थी वो बड़ी ही यूनिक, अलग थी उस समय के, उस नजरिए के हिसाब से उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही अलग थी। ये गण या फिर संघ के रूप में चलते थे, यानी बहुत से शासक मिल करके शासन व्यवस्था संभालते थे। और कभी कभी ये सभी शासक सभी राजा होते थे, सभी शासक सभी राजा होते थे। ये सब लोग मिल करके इसका शासन व्यवस्था निर्माण करते थे। और इनके शासन का जरिया था वो भी बड़ा विचित्र था, लोकतांत्रिक था। ये बातचीत के द्वारा, बहस के द्वारा या फिर वाद विवाद के द्वारा थे साम्राज्य पर आए हुए खतरों या फिर उसके विकास का ये लोग उपाय खोजते थे इसके द्वारा। और इसका अंत आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ, जब गुप्त शासकों ने इस पर हमला करके आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया। ऐसी शासन व्यवस्था होने के बाद, बहुत से राजा होने के बाद भी 1500 सालों तक इसका अपना वजूद में बने रहना सब मजबूती के साथ, ये उस समय के हिसाब से बहुत आश्चर्यजनक है।